जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इंफॉर्मेटिव भी है और सरल भी है, जिससे आप लोगों को नवमाशा के बारे में या हमारे मैरिज सेक्टर के बारे में, जो हमारा वो एरिया है लाइफ का, उसके बारे में सरलता से चीज़ें पता चल सकती हैं। आप भी स्वयं देख के उसका जो है ज्ञान ले सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। हाँ, किसी प्रकार की दुविधा हो तो हमेशा आप लोग किसी से राय कंसल्टेशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, रेमेडीज के बारे में, प्रोफेशन, मैरिज, संतान, हेल्थ, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। इनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, सरलता से, सहजता से, धैर्य से अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। ईमेल के थ्रू फीस के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैरिज जो है वो एक बहुत ज़रूरी परंतु कॉम्प्लेक्स विषय है। सब लोग किसी ना किसी कारणवश जो है उसमें उलझ जाते हैं, कुछ कष्ट उठाते हैं, किसी प्रकार की दुविधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, कभी रॉन्ग चॉइस हो जाती है, कभी चीट कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी कहूँगा कि विवाह जो है एक धर्म से संबंधित पहलू है। हम लोगों को पूर्ण करने वाला है, सबको, दोनों जेंडर्स को, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे कुल को, हमारे समाज को आगे लेके जाता है। अवश्य जीवन में लोगों के कुछ जो है बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं आपस में, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं और किसी रिश्ते में भी हो सकते हैं। ये कहना उचित नहीं होगा कि विवाह में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर देखेंगे गहराई से तो मित्रों के साथ, कभी माता के साथ, कभी पिता के साथ, कभी बहनों के साथ, कभी अपने परिवारजनों के साथ भी इसी तरीके की बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन विवाह एक ऐसा पहलू है जहाँ पे सब जने ये सोचते हैं कि इससे पीछा छुड़ा लिया जाए। अब माता पिता से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, वो बंधन चलते रहते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा, लेकिन चल रहे हैं, वो नहीं टूट रहे हैं। लेकिन एक ये चीज़ें हैं जो खराब हो जाती हैं, बीच में अव्यवस्थित हो जाती हैं। उसकी वजह से काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है दोनों साइड में से। हो सकता है पुरुष को भी, हो सकता है स्त्रियों को भी उठानी पड़ती है। तो देखिए, नवमाशा जो है, D9 चार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है। वो आपको जीवन में हर पहलू के बारे में बताता है कि विवाह का हर पहलू के बारे में कैसे चलेगा। कोई चिंतित रहता है कि भाई हमारे विवाह में जो है धन कैसा हमको प्राप्त होगा, लाभ कैसे होंगे, तो देखिए वो सब वहाँ से पता चल जाता है। तो वही मैं आपको बताऊंगा, सरलता से आप अपनी पत्रिका देख सकते हैं। D9 चार्ट की यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो D1 चार्ट है या लगना है, उसको आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, उसको अलग रखिए, परे रखिए उसको। D9 चार्ट को आप स्पेसिफिकली ये सोच के देखिए कि ये हमारा मैरिज का चार्ट है। आप उसको भूल जाइए कि आपका जो है वो D1 चार्ट में, लगन चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या है, उस सबको चीज़ों को भूल जाइए। आप D9 सिर्फ देखिए। अब D9 को एक इंडिविजुअल चार्ट करके देखिए कि हाँ भाई, हमको D9 से अपने विवाह के बारे में हर एक चीज़ देखनी है। हम सब पहले का भूल गए हैं अपना D1 चार्ट, क्योंकि उसमें देखिए कई बार क्या है, मैच करने में, मैपिंग करने में
गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि भाई उसके लिए काफ़ी गहराई चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो जबकि राइट प्रोसेस है, वो सही तरीका है, लेकिन D9 चार्ट से भी आपको 99.99% जो है बिल्कुल एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो देखिए जो D9 चार्ट है वहाँ का जो फर्स्ट हाउस होता है उसका जो लगना है, जैसे फर्स्ट हाउस है D9 चार्ट का, अब अगर वो सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है, उसका लगन लॉर्ड वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बैठा हुआ है D9 चार्ट में, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका D9 चार्ट मेष लगन का है, तो मंगल वहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे 9th में बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है, ये 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये मंगल के सुंदर घर कहे जाते हैं भाई। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए जो D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस है या जो लगना लॉर्ड है, पहला घर है, वो एक परफेक्ट और साउंड मैरिज के लिए जो है इंडिकेट करता है। अब यहीं पे आपके D9 चार्ट में जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो मालूम पड़ा छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा हुआ है, या वो नीच का बैठा हुआ है, डेब्लिएट होके कम्बस्ट है, सूर्य से अस्त हो गया है, तब देखिए वो प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर देता है। इसकी इंडिकेशंस आपको आपके D1 चार्ट में, लगना चार्ट में अवश्य देखिए पता चलती हैं, लेकिन हम उसको परे रख रहे हैं, सिर्फ D9 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो भी अगर D9 चार्ट का जो लगना लॉर्ड है वो सुसज्जित ढंग से नहीं बैठा है, इसका मतलब ये मान के रखिए कि कहीं ना कहीं विवाह में, शादी में प्रॉब्लम्स हैं, ये अवश्य वो इंडिकेट कर रहा है। कितनी मात्रा की हैं, क्या हैं, इसमें आपको स्वयं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी ज्ञानी जन से कंसल्ट कर सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा जो लगन का लॉर्ड है D9 का, अगर वो खराब बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है। वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक जिसको कहा जाता है स्थायित्व मैरिज में, सुंदरता मैरिज में, वो सारी चीज़ें देखिए वो लगना लॉर्ड शो करता है। अपार्ट फ्रॉम के कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पत्रिका में, D9 चार्ट में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हों, लेकिन अगर D9 चार्ट का जो लगना लॉर्ड है, पहले घर का स्वामी है, वो सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, स्ट्रेंथ के साथ बैठा हुआ है लगन में, या अपने उच्च के स्थानों में, मित्र के स्थानों में, सुंदर घरों में, तब आप ये मान के रखिए कि आपने 75% जो ये यात्रा है वो पूरी कर ली अपनी विवाह की। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं, या जो आएंगे भी वो हम मैच कर सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं, उसकी हम यूं कह लीजिए हम उसको सह सकते हैं। अब जो सेकंड हाउस होता है D9 चार्ट का जो हम लोगों के, वो क्या शो करता है? वो शो करता है हमारे लाइफ पार्टनर के द्वारा जो है धन, उसके फाइनेंसेस, उसके साथ हमारी बातचीत, या यूं कह लीजिए उनकी बातचीत, कि वो किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं, सुंदर भाषा का प्रयोग करेंगे या उग्र होंगे, या उसमें किसी प्रकार की तेजी होगी, या हो सकता है कोई टीका टिप्पणी करने वाले हों, गलत तरीके से बोलने वाले हों। तो D9 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वो हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर की पत्रिका में धन कैसा है। अब देखिए जिनके लाइफ पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनके लिए तो वो देखना जरूरी है ही है। अब जो नहीं कर रहे हैं वो कहेंगे कि भाई हम सेकंड हाउस में हम क्या देखें, हमारे लाइफ पार्टनर काम नहीं करते हैं, उदाहरण के तौर पे वो कुछ स्त्रियां हैं वो हाउसवाइफ हैं, नहीं। अब अगर उनका सेकंड हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा D9 चार्ट में, मान लीजिए आपके D9 चार्ट में, क्षमा करिए, आपके D9 चार्ट में अगर सेकंड लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, वहीं बैठा हुआ है पंचम में, नवम में, 11वें स्थान में, दशम में, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है,
मित्र की राशियों में बैठा हुआ है, उच्च का है, तब देखिए क्या शो करता है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर काम नहीं करेंगे लेकिन आपके धन को वो बढ़ाएंगे। मतलब विवाह के बाद, आपके विवाह के बाद आपका जो है धन है लाइफ पार्टनर के भाग्य से अवश्य बढ़ेगा, ये मानना चाहिए। अब अगर यही आपकी पत्रिका का जो D9 में सेकंड हाउस है या दूसरा घर है, उसका स्वामी कहीं खराब स्थानों में बैठा हुआ है, अगर डेबिलिएटेड है, डिप्रेस्ड है, कंबस्ट है, किसी जो है वो काफ़ी मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो अवश्य ध्यान रखिएगा आपके लाइफ पार्टनर की भाषा की वजह से आपके लाइफ पार्टनर के जो धन हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे, या यूं कहिए कि उनकी वजह से काफ़ी धन का लॉस हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए वो ये चीज़ शो करता है। जो D9 का थर्ड हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, इसको ये याद रखिएगा मेरी बात आपके लिए। जो आपकी पत्रिका का जो D9 का नवमाशा का थर्ड हाउस है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है शादी की, विवाह की सस्टेनेंस। ये कितना चल पाएगा, कितना चलेगा, कितनी डिटर्मिनेशन है विवाह को चलाने में, आगे बढ़ाने में, जिसको कहा जाए। यहां पे हमेशा कहा जाता है कि तीसरे स्थान में जो है मेलिफिक प्लैनेट्स अच्छे माने जाते हैं, लेकिन D9 चार्ट में थर्ड हाउस में या तो जो थर्ड हाउस का स्वामी है वो बैठा हो तो अति उत्तम है, या तो यहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे हों तो भी अति उत्तम है। वजह यहाँ पे क्योंकि वो मैरिज की सस्टेनेंस के लिए काम करते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ कोई पापी या मेलिफिक ग्रह जो है हमारी विवाह की नींव को कमजोर करता है, ये ध्यान रखिएगा ओवरऑल। तो जो D9 चार्ट का थर्ड हाउस होता है वो हमारे मेलिफिकनेस, जो हमारे पापी प्लैनेट हैं, बुरे प्लैनेट हैं, उससे देखिए पृथक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो हमको ये जो है लाइफ की ड्यूरेबिलिटी पे, सस्टेनेंस में, उसके डिटर्मिनेशन में, हमारी विल पावर को कि नहीं हम विवाह चलाएंगे ही चलाएंगे, हमको चलाना ही है विवाह, चाहे कुछ हो जाए, ये वाली स्थिति होती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अब D9 में थर्ड हाउस में 2-3 मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, जरा सी प्रॉब्लम्स हुई, लड़ाई झगड़े हुए, शादी से अलग हट जाओ भैया, कोई बातचीत नहीं है, बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है, और बातचीत होती है तो वो लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ जाती है, तो तुरंत विवाह विच्छेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए कि सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, चल ही नहीं पा रहा है विवाह। तो D9 चार्ट या नवमाशा चार्ट का जो थर्ड हाउस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे विवाह की जो है दूरी के संबंध में, कितना दूर चलेगा, कितना लंबा चलेगा। अब उसका जो लॉर्ड है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वो अगर सुंदर स्थानों में बैठा हुआ है तो भी अच्छा है, वो अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम स्थानों में बैठा हुआ है तो भी देखिए दिक्कत आएगी। D9 चार्ट का जो फोर्थ हाउस है ये हमको ओवरऑल बताता है कि हमारी शादी से हमको सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। अब आपके D9 चार्ट का जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ लॉर्ड है, वो सुंदर जगह बैठा हुआ है, सुंदर स्थानों में बैठा हुआ है, वहाँ पे सुंदर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो विवाह में आनंद है, कंफर्ट्स हैं, हर प्रकार की लग्जरीज हैं, आपस में सुंदर समन्वय चल रहा है, विवाह से एक प्रकार से वो आनंद और सुख प्राप्त हो रहा है जो सब चाहते हैं अपने जीवन में, कि एक सुंदर हमें पार्टनर मिल जाए और उससे हमारी लाइफ 1 से 2 हो जाए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और हम आनंद लेके अपने जीवन यापन करते रहें सुख से। तो फोर्थ हाउस पे किसी प्रकार के भी पाप प्रभाव हमारी विवाह के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ केतु, मंगल, शनि शुभ फल नहीं प्रदान करता है। D9 में फोर्थ हाउस में किसी भी प्रकार का सूर्य भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, अगर उनका स्थान है, उनका घर है, तब देखिए अलग बात है। फिर भी
यहाँ पे जो है शुभ प्रभाव होना जरूरी माना जाता है, जिसका कहा जाए D9 चार्ट में 4th हाउस का। जो D9 चार्ट का 5th हाउस है, देखिए ये अगर वहां का लॉर्ड और वो 5th हाउस सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है तो पहले तो हर प्रकार की समझदारी से, इंटेलिजेंस से कोई भी खराब सिचुएशन आएगी अगर विवाह में तो उसको दूर करने में सहायक होगा। आपका D9 चार्ट का, नवमाशा चार्ट का 5th हाउस का लॉर्ड सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, बली बैठा हुआ है, सुंदर घरों में बैठा हुआ है, मित्र राशियों में बैठा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की अगर सिचुएशन आती है लाइफ में तो उसको बुद्धिमत्ता के द्वारा सॉल्व करने की यहाँ पे मदद करता है। आपको एक प्रेम बना रहता है हमारे लाइफ पार्टनर के साथ। आपके D9 चार्ट का जो 5th हाउस है या 5th हाउस का लॉर्ड है अगर सुंदर स्थानों में बैठा हुआ है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ एक प्रेम बहुत लंबे समय तक बना रहता है, सुंदर प्रेम बना रहता है, निश्चल प्रेम बना रहता है, यूं कह लीजिए। और हर प्रकार के फिर हम जतन करते हैं कि हमारा विवाह चलता रहे, उसके लिए हम पूजा भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे, मंत्र भी करेंगे, अपने आप को शुभ और शुद्ध भी रखेंगे ताकि हमारा विवाह सुंदर तरीके से चलता रहे। और अब यही 5th हाउस में जो D9 चार्ट के हैं, अगर किसी प्रकार के मेलिफिक प्लैनेट्स, बुरे प्लैनेट बैठे हैं या 5th हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा है, द्वादश में बैठा है, तो देखिए यहाँ पे प्यार की कमी होती चली जाती है या कई बार जो है हम निग्लेक्ट करने लग जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर्स को किसी दूसरी चीज़ों के लिए। जो D9 चार्ट का या नवमाशा का 6th हाउस है वो देखिए किस लिए जाना जाता है। वो जाना जाता है लड़ाई झगड़े के लिए, दूरियों के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, परेशानियों के लिए। अब देखिए अगर वहाँ का लॉर्ड जो है 6ठे स्थान का D9 चार्ट में 6th हाउस में बैठा हुआ है, अति सुंदर है। 12th हाउस में बैठा हुआ है, अति सुंदर है। 8th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी ठीक है। लेकिन अब अगर ये D9 चार्ट का 6th हाउस का लॉर्ड 7वें स्थान पे आके बैठ जाए D9 में, 4थे स्थान पे बैठा हुआ है, मान लीजिए 6th हाउस का जो लॉर्ड है D9 चार्ट का, तो हमारे शादी में जो है विघ्न, बाधा, परेशानी, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए 6ठा स्थान जो है D9 चार्ट का वो लड़ाई झगड़े से संबंधित है, कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है, ये बात मान के रखिए। जो D9 चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड है, अब वो हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ बताता है। वो कैसे होंगे, उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनका नेचर क्या होगा, वो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, केयरिंग होंगे कि नहीं होंगे, हमको उनसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। अब ये जो D9 का 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर ये शुभ स्थानों में बैठा हुआ है तो अति सुंदर परिणाम देता है। और अगर ये D9 का 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 12वें स्थान पे बैठा है, 6ठे स्थान पे बैठा है, अष्टम स्थान पे बैठा है, तो देखिए किसी न किसी प्रकार की ये दिक्कत, प्रॉब्लम्स, परेशानियां अवश्य दिखाता है। 7th हाउस में भी अगर इन स्थानों के प्लैनेट बैठे हुए हैं नवमाशा चार्ट में, वो भी दिक्कत दिखाएंगे। दोनों साइड से देखना पड़ेगा कि एक तो D9 का या नवमाशा का 7th हाउस का लॉर्ड कैसा है, कहाँ बैठा हुआ है, और D9 में 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं अति सुंदर बात है, अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब बैठे हुए हैं, तो देखिए दिक्कत की बात है। 8th हाउस जो D9 चार्ट का है, ये कई प्रकार के सीक्रेट्स को दिखाता है जो मैरिज के बाहर रखे जाते हैं। यूं कह लीजिए ये कई दूसरे अफेयर्स के बारे में भी दिखाता है, दूसरे संबंधों के बारे में भी दिखाता है, ये इन लॉज के बारे में भी दिखाता है। हमारे आपके जो भी 8th हाउस है, इन लॉज के बारे में भी दिखाता है। अब ये 8th हाउस का लॉर्ड अगर D9 चार्ट में
सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठ जाए तो कहना ही क्या, 8th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, या इसकी अगर कोई दूसरी राशि है वहाँ पे भी बैठा हुआ है तो भी शुभ बात है। अगर ये अपने 6th हाउस में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है तो भी देखिए विपरीत राजयोग क्रिएट करता है, लेकिन कष्ट अवश्य शो करेगा। तो भी ये मैं आपको बता दूं। अब ये जो 8th हाउस का लॉर्ड है ये कई प्रकार की, जिसको कहा जाए अनवांटेड सिचुएशंस, कुछ इस तरीके की डेट्स, प्रॉब्लम्स, ऐसे कलेश जो एकदम से देखिए उठ सकते हैं जीवन में, लेकिन वो होंगे प्रत्यक्ष। वजह कैसे? अब ये 8th हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में नवमाशा में मालूम पड़ा 1st हाउस में बैठ गया, 4th हाउस में बैठ गया, 7th हाउस में बैठ गया, तो मान के रखिए ये प्रॉब्लमैटिक साइन है, आपके विवाह के लिए यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो 8th हाउस D9 चार्ट का एक कष्टकारी घर है, इसका सुसज्जित होना, सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसमें जिसको कहा जाता है कि एक पारदर्शिता रहती है कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितना पारदर्शिता शो करते हैं, कितने क्लियर हैं, कितने क्लीन हैं उनके साथ, तो देखिए प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। और ये सीक्रेटिव हाउस है D9 चार्ट में, हम छुप के कोई काम कर रहे हैं या किसी तरीके, तो देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उसकी वजह से खड़ी हो जाती हैं। मैं ये नहीं यहाँ जाना चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ये इतना अवश्य बताना चाहता हूँ कि वो कष्टकारी स्थिति है। हाँ, आपके इन लॉज के बारे में भी, सबके मतलब इन लॉज के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। D9 चार्ट में अष्टम स्थान में बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मंगल, राहु, केतु, अवश्य इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो D9 चार्ट का 9th हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नवमाशा का ये धर्म है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा ऑप्टिमिज्म है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे कुल को आगे ले जाने की प्रक्रिया है, हमारे विवाह को आगे ले जाने की प्रक्रिया है। धर्म से, ज्ञान से, समझदारी से, बड़प्पन से, लोगों की सलाह से, एडवाइस मान लेने से ये घर संबंधित है। अब अगर D9 चार्ट का 9th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए अपनी राशि का बैठा है 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th में, 2nd में, 5th में, 4th में, सुंदर चीज़ों में बैठा है, सुंदर राशियों में बैठा है, तो आप ये याद रखिए कि मैरिज को चलाने में, उसमें विश्वास रखने में, उसको धर्म के संबंधित चलाने में, माता पिता कोई समझा रहे हैं किसी बात को लेके, उसको समझने में, बड़ों की बात समझने में, मैरिज का धर्म पालन करने में पूरी तरीके से देखिए व्यक्ति सुसज्जित होगा। मतलब आप उसी तरीके से चलने वाले हैं और आपको लाइफ पार्टनर भी वैसा प्राप्त होगा जो बढ़िया तरीके से विवाह को आगे चलाने में सहायक होगा। अब यही आपके D9 का जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो अष्टम में बैठा हुआ है, मान लीजिए D9 या नवमाशा चार्ट में। ये देखिए खतरे की घंटी है, ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से कष्ट हो सकता है। अब चीज़ें देखिए धीरे धीरे इसी तरीके से खराब होती हैं। अब मालूम पड़ा D9 चार्ट का जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो अष्टम में बैठा है, जो D9 का 7th हाउस का लॉर्ड है वो छठे में बैठा है, जो D9 का 1st हाउस का लॉर्ड है वो 12वें में बैठा हुआ है। अब ये मैरिज, कोई भी इस तरीके का जातक अगर मैरिज करता है वो अवश्य जान ले कि अगर वो पत्रिका सही तरीके से मैच नहीं हुई है तो ये मैरिज करना एक मखौल है, एक खेल है। वो तुरंत होने के बाद कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के संताप आपको जीवन में दे सकती है। तो जो D9 चार्ट का जो ये 3rd हाउस है और जो 9th हाउस है ये सबसे इंपॉर्टेंट घर हैं, ये बात याद रखिएगा। तीसरा स्थान हमारा विल पावर, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारा सस्टेनेंस, बात करने की जो प्रक्रिया है वो जारी रखता है, एग्रीमेंट होने की संभावना रखता है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, एग्री कर गए किसी बात पे, अगर D9 का 3rd हाउस का लॉर्ड सुंदर है। और जो 9th हाउस है ये मान लीजिए भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, धर्म की,
हमारे पुराने समय की, हमारे विवाह को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कोई आदमी आके कोई बात को डिसॉल्व कर गया, रिजॉल्व करा गया, चीज़ें चल गई। या हम स्वयं ही इतने गुणी हैं, नॉलेजेबल हैं, ज्ञान है हमको कि हम समझदारी से, विश्वास रखते हुए, ऑप्टिमिज्म के साथ अपनी विवाह को आगे चलाते रहते हैं। समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जो D9 या नवमाशा चार्ट है उसका 3rd हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, और ये दोनों घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो देखिए प्रॉब्लम की सिचुएशन है, खतरे की घंटी है। जो D9 चार्ट का 10th हाउस है या 10वां स्थान है, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है हमारे लाइफ पार्टनर के जो कर्म होते हैं, वो किस प्रकार से अपने कर्म को करने वाला है। राइटस है, सुंदर तरीके से काम करेगा। अब अगर D9 में 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब है जो आपका लाइफ पार्टनर है वो हक सच की बात करता है, हमेशा सुंदर तरीके का काम करेगा अपने जीवन में, कोई छल कपट गलत काम जीवन में नहीं करेगा, सबका सम्मान करेगा, दूसरों का भी सम्मान करेगा, अपना सम्मान चाहेगा तो दूसरों का भी सम्मान करेगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। अगर D9 चार्ट का नवमाशा का 10th हाउस का लॉर्ड सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है तो ये हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है कि वो कर्मशील हैं, सुंदर कर्म करने वाले हैं, हर प्रकार का लोगों का मान सम्मान देंगे, एक अपनी डिग्निटी का एक मान रखेंगे, एक एहसास रखेंगे, सबका बड़ों का आदर करेंगे, छोटों का आदर करेंगे। कहने का मतलब है अपने कर्मों को सुंदर तरीके से करेंगे। तो जो विवाह है इस वाली समझ लीजिए संस्था के लिए भी जो काम करेंगे वो सुंदर करेंगे। आप ये मान लीजिए जो D9 चार्ट का 11th हाउस है या 11th हाउस का लॉर्ड है वो क्या बताता है? वो बताता है हमारे विवाह से संबंधित हमारी इच्छाओं को, वो पूरी होंगी नहीं होंगी, अच्छी तरीके से पूरी होंगी या नहीं हो पाएंगी, कुछ कष्ट होगा। अब मालूम पड़ा D9 चार्ट का 11th हाउस का लॉर्ड खराब स्थानों में बैठा हुआ है या समझ लीजिए कम्बस्ट है, नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है। तो जो भी हमारी विवाह से जो हमारे सोच होगी कि हमारा विवाह कैसा होगा, हमारी जो आकांक्षाएं होंगी विवाह से वो पूरी नहीं हो पाएंगी। जैसे कोई आदमी डिजायर करता है, कहने का अर्थ है कोई जातक या जातिका कि विवाह अच्छा हो जाए, सुंदर तरीके से चले, सुलभ चले, प्रेम रहे, अच्छा खासा उसमें से जो है वो धन रहे, सुख रहे, संतान का सुख रहे, प्रेम रहे। अब ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो 11th हाउस से देखिए D9 चार्ट के देखा जाएगा। अब अगर वहाँ का प्लैनेट सुंदर स्थानों में बैठा हुआ है, अति उत्तम है, लाभ ही लाभ है। D9 चार्ट का 11th हाउस का प्लैनेट 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सुंदर ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छा चंद्रमा बैठा हुआ है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बड़ी सुंदर बात है। विवाह जो है हर प्रकार की आपकी डिजायर्स को, इच्छाओं को पूरा करेगा। यहाँ पे बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट जो हैं वो हमारी इच्छाओं को बढ़ाते तो ज़रूर हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फॉल्स सुख होता है, आप ये कह सकते हैं। जो D9 का 12th हाउस है, जो अंतिम D9 का 12वां स्थान है, वो देखिए हमारे आपस के जो इंटरनल, हमारे जो हस्बैंड वाइफ के जो हैं, वाइफ और हस्बैंड के जो हैं बीच के जो आपस के बेड प्लेजर्स हैं, सेक्सुअल संबंध हैं, उनके बारे में दिखाता है। किस प्रकार से रहेंगे, मधुर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा। और 12वां स्थान जो है D9 चार्ट का 12th हाउस जो है वो मैरिज में जो है स्प्लिट भी दिखाता है, दूर हो जाना, संबंध विच्छेद, संबंध टूट जाना, ये भी दिखाता है। कई प्रकार की ऐसी बातें जो हस्बैंड और वाइफ के जीवन के एकांत के पलों को दूषित करे,
वो 12th हाउस दिखाता है D9 चार्ट का। अब ये सुसज्जित है, अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठा है, अपने ही 12th हाउस का लॉर्ड वही वहाँ पे बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए कि आनंद रहेगा, विवाह में मधुरता रहेगी, आपस में बेड प्लेजर, सेक्सुअल जो इंजॉयमेंट है, एक जो मैरिज से देखिए काम एक जिसको कहा जाता है, जो उसका सुख है काम का, वो प्राप्त होगा, आपस में समन्वय सुंदर बना रहेगा। और अगर नहीं यहाँ पे बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए मालूम पड़ा D9 चार्ट में 12th हाउस में मंगल, केतु, शनि, इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो अवश्य याद रखिए कि ये संबंध विच्छेद की तरफ या आपस में एक जिसको कहे समन्वय नहीं बन पाया, साथ में होते हैं कमरे में तो लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, इस ओर इशारा करता है। तो दोस्तों ये सरलता से D9 चार्ट को समझने की प्रक्रिया है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि हाँ D9 चार्ट का 1st हाउस का लॉर्ड हमारा बढ़िया बैठा है, आनंद रहेगा, बाकी की बातें देख ली जाएंगी। D9 का 4th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, हमारे विवाह में सेटिस्फैक्शन रहेगा, कंटेंटमेंट रहेगा, आनंद रहेगा, सब रहेगा। और अगर नहीं तो देखिए चिंता की विषय की बात है, उसके लिए अवश्य उपाय कंसल्टेशंस करना जरूरी हो जाता है, विवाह के संबंध में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सरलता से मिलेगी। कोई भी प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।